नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दुर्ग की, जहां पर फर्जी ईडी अधिकारी बनकर 2 करोड़ की ठगी का यह मामला है। अब तक 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों से मुंबई में पूछताछ हो रही है। 3 आरोपियों को पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर भी लिया है। 4 अन्य आरोपियों को भी ट्रांजिट रिमांड में लेने की तैयारी है। आरोपियों से करीब 90 लाख बरामद किए गए हैं। घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त की गई। आरोपियों को जल्द दुर्ग लेकर पहुंचेगी पुलिस। बता दें, राइस मिलर से लूट हुई थी। दुर्ग में 2 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। मोहन नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला था। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, फर्जी ईडी अधिकारी बनकर इन्होंने 2 करोड़ की ठगी की थी। 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ट्रांजिट रिमांड पर भी लिया गया है। अभी क्या ज्यादा जानकारी है मामले में? देखिए, अभी पहले पुलिस ने मुंबई से 3 लोगों को पकड़ा था, जिनकी ट्रांजिट रिमांड ली गई थी। उसके बाद में और भी अन्य आरोपी थे, उनकी तलाश की जा रही थी। ऐसी सूचना मिली कि 4 लोगों को और पकड़ा गया है। इन सभी को ट्रांजिट रिमांड में लिया जा रहा है। पूछताछ की जा रही है मुंबई में ही, और जल्द पुलिस इनको लेकर दुर्ग पहुंचेगी, जहां पर पूरे मामले का खुलासा किया जा सकता है। ये पूरी घटना जो है दुर्ग के ग्रीन चौक के समीप पारक कॉम्प्लेक्स में घटित हुई थी, जब राइस मिल संचालक को ये सभी आरोपी वहां पे पहुंचे थे, स्कॉर्पियो से पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने अपने आप को ईडी का अफसर बताते हुए 2 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। इस पूरी घटना के बाद में जब अपराधी को यह समझ में आया कि वो ठगी का शिकार हुआ, पुलिस में सूचना दी गई थी, जिसके बाद में पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। आरोपी जो है मुंबई की ओर भागे थे। उनकी पुलिस वहां पर उनको पकड़ी है, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जिन पे से पर्दा उठना बाकी है। तो पुलिस अभी जब लौटेगी तो उसके बाद में जब खुलासा होगा तो बहुत सारी चीजों से पर्दा उठेगा कि आखिरकार लोकल लोग कौन शामिल है, जिनको ये मालूम चला, जिनके माध्यम से मालूम चला था कि प्रार्थी के पास में 2 करोड़ रुपए है। ऐसी और भी चीजें हैं जो मालूम करना बाकी है। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस जब लौटेगी तो उसके बाद में जब खुलासा होगा तो सारी बातों का भी खुलासा होगा, और सारे जो सवाल है उन पर विराम लग सकेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे। शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले हड़ताल हो रही है। इको ग्रीन कंपनी के 485 कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। बता दें, कर्मचारियों का 3 साल से पीएफ जमा नहीं हुआ है। निगम ने कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं किया है। इको ग्रीन के ब्लैक लिस्ट पर निगम में मर्ज हुए थे कर्मचारी। शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले हड़ताल जारी है। इको ग्रीन कंपनी के कर्मचारी हैं, हड़ताल पर चले गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण होना है और उससे पहले कर्मचारियों की हड़ताल जो है देखने को मिल रही है, क्या जानकारी है ज्यादा आपके पास? मध्य प्रदेश में नगर निगम ग्वालियर में भी अब स्वच्छता सर्वेक्षण की जायजा होना है। इसी दौरान जो स्वच्छता में लगे हुए हैं कर्मचारी, वो हड़ताल पर चले गए। आपको बता दें कि इको ग्रीन कंपनी कचरा कलेक्शन का काम करती थी, या आउटसोर्स कर्मचारी थे। इस कंपनी को जब ब्लैक लिस्टेड किया गया तो इनके सभी 485 कर्मचारियों को नगर निगम ने मर्ज कर लिया था। और ये कर्मचारी पिछली समय से ही अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, और आज फिर हड़ताल कर दी इन्होंने। इनकी 3 सूत्री मांगे, इसमें एक जो प्रमुख मांग है कि पीएफ इनका 3 साल से जमा नहीं हुआ। इसके अलावा और वेतन सहित विनियमितीकरण की मांग को लेकर इनकी हड़ताल पहले भी हुई थी, और अब जो है आज से फिर इनकी हड़ताल शुरू हो गई। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो कचरा कलेक्शन है शहर में, वो व्यवस्था भी गड़बड़ा जाएगी, और इन कर्मचारियों की हड़ताल का सीधा सा असर स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग पर भी पड़ सकता है, क्योंकि टीम आने की तैयारी है। और इस बीच अगर इस तरह के हालात बनेंगे, कचरा कलेक्शन नहीं होगा शहर से, तो कहीं ना कहीं ग्वालियर को स्वच्छता सर्वेक्षण में बड़ा झटका लग सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी दलों की बैठक टल चुकी है। 13 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली थी बैठक। संसद सत्र के बाद बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, विपक्षी दलों की बैठक होनी थी
13 जुलाई को ये बैठक होनी थी। बता दें ये अभी कैंसिल की गई है। संसद सत्र के बाद ये बैठक होगी। 13 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होनी थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विपक्षी दलों की बैठक टल चुकी है। 13 जुलाई को बेंगलुरु में ये होने वाली थी बैठक। संसद सत्र के बाद अब बैठक होने की खबर मिल रही है। तो विपक्षी दलों की बड़ी बैठक जो है होने वाली थी 13 जुलाई को, जो अब टल चुकी है। बड़ी बैठक 13 जुलाई को विपक्षी दलों की होने वाली थी, पर अब ये टल चुकी है। बता दें आपको कि संसद सत्र के बाद ये बैठक होना बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता दिल्ली से। अनूप, बड़ी बैठक विपक्षी दलों की होने जा रही थी 13 जुलाई को, पर अब ये टल चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और कब ये बैठक होने के अनुमान है? देखिए, आपको बता दूं कि काफी महत्वपूर्ण बैठक 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होनी थी, जो पिछले दिनों पटना में हुई थी, जिसमें तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता थे उस बैठक में मौजूद थे। लेकिन जो अभी खबर आ रही है कि उस बैठक को पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है उसको वजह बता रहे हैं। उनका कहना है कि मानसून सत्र के लिए विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने के लिए एक विशेष रणनीति बनाने वाली है, और यही वजह है कि जो बेंगलुरु में बैठक होनी थी वो बैठक नहीं होगी। हाँ, संसद सत्र को लेकर जरूर विपक्षी पार्टियां दिल्ली में जरूर बैठक करेगी, लेकिन कुल मिलाकर के इतना तय है कि जिस तरीके से कल एनसीपी में जिस तरह से बगावत देखने को मिला और जिस तरह से अजीत पवार ने शपथ ली, कहीं ना कहीं ये एक वजह हो सकती है। क्योंकि देखिए, प्रफुल्ल पटेल पिछली बैठक में वो शामिल हुए थे, और एकाएक एनसीपी का एक कह सकते हैं कि एक धड़ा अलग हो जाना, कहीं ना कहीं इसकी वजह जरूर हो सकती है। विपक्षी पार्टियां जरूर खुद कंसीडर करेगी कि आखिर ये जो धड़ा एकजुट हुआ था वो किस तरह से एकजुट रहे आगे भी, क्योंकि इनका मेन जो फोकस है वो किस तरीके से 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक रणनीति बनाई जाए। तो तमाम चीजें हैं, अब इंतजार करना होगा कि क्या क्या मुद्दे रहे जिसकी वजह से पोस्टपोन किया गया। लेकिन अभी बता दूं कि इसको फिलहाल जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, और जो मानसून सत्र है उसके बाद बैठक बुलाई जाएगी। देखिए, शिमला में बैठक थी वो रद्द हो गई, उसके बाद बेंगलुरु का तय किया गया, बेंगलुरु में बैठक होगी वो रद्द की गई। आखिर हम ये भी एक अनूप वजह माने कि जो विपक्षी एकता है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है, अभी भी एकजुटता नजर नहीं आ रही है। हर कोई जो है विपक्ष के लोग वो एक दूसरे से उनकी बातों का समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हर किसी का धड़ अलग अलग बटा हुआ है। नहीं, देखिए, बिल्कुल इसको आप कह सकते हैं। जिस तरीके से कल एनसीपी के बीच में जिस तरह से कह सकते हैं कि फ्रैक्शन देखने को मिला, और जिस तरीके से एक धड़ा एनसीपी से अलग हो गया, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टियां जरूर इस बात को लेकर के सोच रही होगी कि एक जो विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही थी उसमें डेंट तो जरूर लगा है, और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को ये भी लग रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में और कुछ राजनीतिक पार्टियां जो अभी विपक्षी दलों के साथ खड़ी है, कहीं वो अलग ना हो जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके मद्देनजर कहीं ना कहीं फिर से एक रीसेप लेने की कोशिश या जो है कवायद जो है विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जाएगी। और यही वजह है कि चूंकि अगर 13-14 जुलाई को बैठक होती और वहां पर वो पार्टियां नहीं शामिल होती जो पटना में थी, तो कहीं ना कहीं इसका मैसेज गलत जाता। तो ये सारी चीजों को सोच करके फिलहाल तो इसका जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट सेशन की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कल विपक्ष की खेमे में जिस तरीके से एक दरार देखने को मिली है वो एक बड़ी वजह हो सकती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। अमित शाह संभाल सकते हैं छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान। अमित शाह के दौरे को लेकर आज रणनीति बनेगी। 5 और 6 जुलाई को आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी के लिए चुनावी रणनीति बनाएंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर सह प्रभारी नितिन नवीन से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है।
तो अमित शाह संभाल सकते हैं छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर आज रणनीति बनेगी। 5 और 6 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री आ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, हम ये माने आगामी चुनावों को देखते हुए कि छत्तीसगढ़ की कमान जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी में इस तरह का मंथन का दौर लगातार जारी है और आज अमित शाह यहाँ पर आएंगे नहीं आएंगे, किस तरह की रणनीति रही होगी और उसको लेकर के आज बिल्कुल ये फाइनल किया जाएगा, तय किया जाएगा। और 5 और 6 जुलाई को अमित शाह का दौरा यहाँ पर प्रस्तावित है। जब वो यहाँ पर आएंगे तो छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी है बीजेपी के ओम माथुर और नितिन नवीन से भी चर्चा करेंगे। और बड़ी बात यही है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 15 सालों तक सत्ता में रही और 15 साल के बाद जब 2018 के चुनाव हुए तो उसमें 15 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा, बड़ा आघात लगा और उसे फुलफिल करने के लिए अब केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ पर नजर गड़ाए हुए है। लगातार दौरा चल रहा है। 7 जुलाई को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, उसकी तैयारियां तो चली रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी कैसे सत्ता में वापसी करे और इसे घेरने के लिए, राज्य सरकार को घेरने के लिए रणनीति है वो तैयार की जा रही है। तो ये भी कयास है और कि छत्तीसगढ़ की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाल सकते हैं और ऐसे में चुनाव दिलचस्प होगा। बीजेपी की वापसी की एक बड़ी उम्मीद है, वो उन्हें नजर आ रही है। जब केंद्रीय नेतृत्व कमान संभालेगी तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में वापसी को लेकर के बीजेपी कहीं से भी चूक नहीं करना चाहती है और यही वजह है कि लगातार केंद्र के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, इससे पहले भी अमित शाह आ चुके हैं, तो ये कहा जा सकता है लगातार सभाएं हो रही हैं, बैठकों का दौर जारी है और इस बीच इस तरह से बीजेपी आज निर्णय लेगी कि क्या केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह ही यहाँ की कमान संभालेंगे और आज उस पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी के बड़े नेता हैं, आला नेता हैं, वो यही मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की कमान है वो अमित शाह ही संभाल सकते हैं। जी युगल, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि केंद्रीय नेतृत्व लगातार जिस तरह से दौरे कर रहा है और सभी नेताओं को समझा रहा है, रणनीति तैयार कर रहा है, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व अपने हाथ में कमान ले रहा है, तो स्थानीय नेताओं पर इतना भरोसा नहीं जता पा रहा है अभी भी केंद्रीय नेतृत्व, इसलिए खुद के हाथ में कहीं ना कहीं कमान रखना चाहता है। जी देखिए, ये बात विपक्षियों को तंज कसने का काम है, कांग्रेस लगातार कर रही है। कल ही जब प्रेस से मुखातिब हुए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो उन्होंने कहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग आ रहे हैं बीजेपी के यहाँ पर झूठ परोसकर चले जा रहे हैं, चाहे नक्सलवाद के मामला में है, धान खरीदी के मामले में हो, तो ये कहा जा सकता है बार बार कांग्रेस ये कह रही है भाजपा को कि स्थानीय लोगों को, स्थानीय नेताओं को, छत्तीसगढ़ के नेताओं को केंद्र तरजीह नहीं दे रहा है और यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी के कमान संभाल रहा है। तो ये बीजेपी के भले ही रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के तंज। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। 4 जुलाई को होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। बैठक में टिकट वितरण के मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। आदिवासी सीटों पर जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शामिल होंगे, सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय शामिल होंगे। और इधर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। एनएसयूआई ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों के अध्यक्षों की लिस्ट अब जारी हो चुकी है। एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी नीतीश गौर ने लिस्ट जारी की है। भोपाल के जिला अध्यक्ष बनाए गए अध्यक्ष तोमर, इंदौर में रजत पटेल को जिला अध्यक्ष की कमान मिली है। जबलपुर से सचिन रजक और ग्वालियर में पवन शर्मा नियुक्त किए गए हैं। भोपाल में कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स की आज बैठक होगी और इस बैठक में केसी वेणुगोपाल प्रदेश प्रभारी, जेपी अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष, कमलनाथ के अलावा दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि यह बैठक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी कार्यक्रम और आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर
आज शाम 6 बजे कमलनाथ के आवास पर होगी। हालांकि बैठक से पहले ये ही माना जा रहा है कि पार्टी इस कोशिश में लगी है कि महासचिव प्रियंका गांधी के प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा दौरे और सभाएं कराई जाएं। लिहाजा इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे और उनके कार्यक्रमों को लेकर फैसला किया जा सकता है। और भोपाल से बड़ी खबर की इस वक्त बात करेंगे। कोलाड से आज नहीं होगी पानी की सप्लाई। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा पंप हाउस। शहर की 20% आबादी को परेशानी होगी। कोलाड पंप हाउस में मेंटेनेंस का काम होगा। आरिफ नगर, रेशम केंद्र, पिंजोमल, धर्मशाला के लोगों को दिक्कतें होंगी, तो वहीं चौकसी नगर, कांग्रेस नगर, जेपी नगर के लोगों को दिक्कतें होंगी। ग्रीन पार्क, शांति नगर, बाल विहार के लोगों को भी दिक्कतें होंगी। अरेरा कॉलोनी, E6 सूरज नगर में नहीं आएगा शाम को पानी। नया बसेरा, DRP लाइन, राहुल नगर के लोगों को भी दिक्कतें होंगी। तो वहीं बात करें शास्त्री नगर, वहीदिया स्कूल, इब्राहिमपुरा के लोगों को भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भिलाई से बड़ी खबर की इस वक्त बात करते हैं। आज शाम और कल पानी सप्लाई बाधित रहेगी। रॉ वाटर मुख्य पाइपलाइन में लीकेज आ चुका है। शटडाउन करके मरम्मत का काम किया जाएगा। पुलगांव चौक से नया पर चौक के बीच ये लीकेज हुआ है। पानी पहुंचाने के वैकल्पिक इंतजाम भी किए गए हैं। जगदलपुर से बड़ी खबर है। दूषित पानी पीने से 12 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर खराब होने से पानी सप्लाई बाधित हुई है। तोकापाल से सोसनपाल गांव का यह मामला है। स्वास्थ्य विभाग ने शिविर भी लगाया है। सभी मरीज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डिमरापाल में भर्ती कराए गए हैं। ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ था तो पूरे गांव में लाइट नहीं थी। जो व्यक्तिगत अपने अपने घर में बोर था वहाँ का पानी साफ आता था, तो उस लाइट नहीं होने के कारण जो है दूर सार्वजनिक स्थल में एक बोर चालू था जो सोलर से संचालित था, वहाँ से पानी ले रहे थे। और सोलर से संचालित बोर वहाँ से साफ पानी नहीं था। हम लोग उसका सैंपल लिए हैं और पानी की जांच के लिए हम आगे IDSP शाखा जगदलपुर में भेजेंगे और हम स्टूल कलेक्शन करके उसका भी कल्चर कराएंगे कि कारण क्या है, जो बैक्टीरिया है कि वायरस है, वो जांच करने के बाद ही कल्चर से पता चलेगा। आगरमालवा जिले के कानड़ में तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जल स्तर बढ़ने से 3 युवक फंस गए जिनका रेस्क्यू किया गया, तो वहीं बाढ़ के बीच फंसी एक बकरी को भी स्थानीय युवकों ने बचाया। तेज बारिश से उफने बरसाती नाले से कानड़ नगर के निचले इलाकों सहित बाजार में भी जलभराव की स्थिति बन चुकी है। मानसून की पहली तेज बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की भी पोल खोलकर रख दी है। जलभराव से निचली बस्तियों में लोगों के घरों में पानी भर चुका है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कानड़ के पास सलखेड़ा मार्ग पर उफनते बरसाती नाले के बीच एक टापू नुमा जगह पर फंसी एक बकरी का स्थानीय युवक द्वारा रेस्क्यू कर बचाने का वीडियो भी सामने आया। अचानक आई बारिश से 3 युवक चारों ओर पानी भर जाने से फंस गए, जिनका SDRF और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू भी किया। और इसके साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।